हेलो एंड वेलकम अगेन टू दिस पर्टिकुलर सेशन। तो बड़े स्टार्ट करते हैं सीरीज 3। हालांकि मैंने कहा कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, बिकॉज इन क्वेश्चन को हम लास्ट सेशन में ही कर चुके हैं, आप देखें ध्यान से तो आपको लगेगा कि ये दोनों क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में कर लिए थे, इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को मैंने इग्नोर करा। फिर कहता है भारत लिमिटेड, थर्ड क्वेश्चन में, भारत लिमिटेड विच प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट जेड यूजिंग रॉ मटेरियल एक्स। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन से स्टैंडर्ड से डील करती हुई यहां पर इंफॉर्मेशन है। ये AS2 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। AS2 में मैंने आपको बताया था इन्वेंट्री का बेसिकली मतलब क्या होता है, और अभी हाल ही में मैंने AS2 अपलोड करा है। प्रॉब्लम यह है कि बच्चे देखते नहीं है तो प्रॉब्लम होती है। इन्वेंट्री के अंदर मैंने तुम्हें बताया हुआ है 3 चीजें शामिल होती है: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। तुम्हें मैंने यह भी बताया था कि जहां तक फिनिश्ड गुड्स का सवाल है उसकी वैल्यूएशन कैसे होती है। फिनिश्ड गुड्स को हम कैसे वैल्यू करते हैं? जो भी कॉस्ट प्राइस होती है और उसकी जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू या नेट सेलिंग प्राइस कह लो, उन दोनों में से जो छोटी फिगर होती है उस पर हम उसको मेजर करते हैं। इवन वर्क इन प्रोग्रेस में भी रूल यही है। वर्क इन प्रोग्रेस में भी जो कॉस्ट होगी और नेट सेलिंग प्राइस होगी, उसमें से जो लोअर फिगर होगी हम उस पर मेजर करते हैं। लेकिन मैंने वर्क इन प्रोग्रेस में एक चीज आपको बताई थी, जब आप कॉस्ट कंप्यूट करेंगे तो मैंने ये बताया था कि अगर कन्वर्जन कॉस्ट कोई होगी, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब ये अधूरी यूनिट है, इनको पूरा करने में कोई एडिशनल खर्चा होगा तो वो आप इनके कॉस्ट में ऐड करेंगे। लेकिन जब आप उनकी नेट सेलिंग प्राइस कंप्यूट करेंगे तो कन्वर्जन कॉस्ट आपको माइनस करनी पड़ती है। ये ध्यान रखना पड़ता है वर्क इन प्रोग्रेस में। और मेन चीज थी रॉ मटेरियल। मैंने रॉ मटेरियल के बारे में बताया था कि रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन कैसे होगी। रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन कैसे होगी वो इस बात पे डिपेंड करता है कि रॉ मटेरियल कौन से फिनिश्ड गुड्स में यूज होने जा रहे हैं। जिस फिनिश्ड गुड्स में ये यूज होने जा रहे हैं उन फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट और नेट सेलिंग प्राइस या NRV कह लो, उसको हम देखते हैं। अगर कॉस्ट अगर नेट सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ज्यादा होती है, अगर नेट सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ज्यादा होती है तो रॉ मटेरियल को हम कॉस्ट पर, रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट होती है उसके हिसाब से वैल्यू करते हैं। लेकिन अगर नेट सेलिंग प्राइस कॉस्ट से कम है, अगर नेट सेलिंग प्राइस कॉस्ट से कम है तो फिर रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू करा जाता है। ये मैंने AS2 में आपको बताया था और उसी से रिलेटेड यहां पर ये क्वेश्चन भी है। इसमें कहता है पॉइंट नंबर ए में कि 52 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल एक्स, रॉ मटेरियल एक्स है, उसकी हमने 52 यूनिट्स खरीदी हैं। ये 480 पर यूनिट के हिसाब से खरीदी हैं, 480 पर यूनिट के हिसाब से खरीदी हैं। और शुरू में ही उसने लिख दिया कि जो प्रोडक्ट, ये जो रॉ मटेरियल है, ये फिनिश्ड प्रोडक्ट जेड में यूज होने जा रहा है। और उसने आगे लिखा है कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है इनकी 450 पर यूनिट है। तो रॉ मटेरियल की जब मैं बाद में वैल्यूएशन करूंगा तो रॉ मटेरियल को मैं किस पर वैल्यू करूंगा वो डिपेंड करता है। मैंने कहा रॉ मटेरियल की जो 100 यूनिट्स बची हुई हैं, सॉरी 52 यूनिट्स बची हुई हैं, अब इन 52 यूनिट्स को मैं कॉस्ट पे वैल्यू करूंगा या मैं रॉ मटेरियल की जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है उस पर वैल्यू करूंगा। ये डिपेंड करता है कि फिनिश्ड प्रोडक्ट की कॉस्ट या सेलिंग प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ज्यादा है या कम है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा। उसके अलावा उसने वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में लिखा है कि 100 यूनिट्स ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स, पार्टली फिनिश्ड गुड्स का मतलब ही वर्क इन प्रोग्रेस है, पार्टली फिनिश्ड गुड्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट जेड। तो वर्क इन प्रोग्रेस 100 यूनिट्स हैं। अब वो कहता है कि कॉस्ट जो है उनकी अभी तक 2000 पर यूनिट लग चुकी है और कहता है दीज यूनिट्स कैन बी फिनिश्ड नेक्स्ट ईयर बाय इनकरिंग एडिशनल कॉस्ट ऑफ 1300 यूनिट्स। ये पॉइंट मैं आपको बता रहा था। बाद में जब आप वर्क इन प्रोग्रेस की यूनिट्स को वैल्यू करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस की यूनिट्स को वैल्यू करेंगे, तो वर्क इन प्रोग्रेस मैंने बताया पहले तो आपको उनकी कॉस्ट कंप्यूट करनी पड़ेगी। और उनकी कॉस्ट कैसे कंप्यूट करेंगे? 100 यूनिट्स हैं, 100 यूनिट्स हैं और 2000 रुपए उनकी कॉस्ट तुम्हें दी हुई है, तो 2 लाख रुपए तो उनकी कॉस्ट ऑलरेडी हो गई। लेकिन मैंने यह भी बताया था कि अगर कोई एडिशनल खर्चा होगा, वो कहते हैं इन यूनिट्स को पूरा करने में 1300 रुपए पर यूनिट अभी और खर्चा होगा, यानी कि इनको कन्वर्जन कॉस्ट मुझे इसमें ऐड करनी पड़ेगी। 100 इंटू 1300 यूनिट्स का खर्चा और होगा इनको कन्वर्ट करने में, तो 1,30,000 में इसमें और ऐड करूंगा। तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट इनकी कितनी हो गई? 3,30,000 की टोटल कॉस्ट हो गई अभी तक। अब मुझे यह देखना है कि जो वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट है, जो वर्क इन प्रोग्रेस की यूनिट है,
उनकी एनआरवी कह लो या नेट सेलिंग प्राइस कह लो कितनी है, मुझे उनकी नेट सेलिंग प्राइस को अब देखना पड़ेगा। वर्क इन प्रोग्रेस के केस में उनकी जब एनआरवी देखते हैं तो जो भी नेट सेलिंग प्राइस होगी वो तो हम लेंगे ही, जो 100 यूनिट्स हैं उनको हम नेट सेलिंग प्राइस से तो मल्टीप्लाइड करेंगे ही करेंगे, और उसमें से फिर मैं 1,30,000 की जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो माइनस भी करूंगा, ये पॉइंट भी है। अभी फिलहाल मुझे नेट सेलिंग प्राइस के बारे में पता नहीं है। अब पॉइंट नंबर सी में उसने कहा कि 180 यूनिट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट जेड की जो हैं उनकी टोटल कॉस्ट 3,300 है। तो अब फिनिश्ड गुड्स के बारे में उसने हमें बताया, और फिनिश्ड गुड्स की जो कॉस्ट है वो 180 यूनिट्स हैं इंटू 3,300 के हिसाब से। तो 180 यूनिट्स इंटू 3,300 कितना हो गया, पहले तो आप ये देखें। 180 इंटू 3,300 5,94,000 तो इनकी कॉस्ट है जो फिनिश्ड गुड्स हैं। और उसने कहा इनकी जो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है वो 3,500 है, ये ठीक कर लेना, थोड़ा मिसप्रिंट है। 3,500 पर यूनिट इनकी जो है सेलिंग प्राइस है, सब्जेक्ट टू 10% ब्रोकरेज ऑन सेलिंग प्राइस। अब देखो यहां पर समझने की कोशिश करो। अब मैं इनकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस या एनआरवी भी जिसको कहते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस जो है 3,500 है, लेकिन उसमें यह भी लिखा है कि 10% ब्रोकरेज है। तो 10% ब्रोकरेज में इसमें से माइनस करूंगा, सेलिंग प्राइस में से 350 आ जाएगा। ब्रोकरेज माइनस करने के बाद यानी कि सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद नेट सेलिंग प्राइस 3,150 हो गई। 3,150 को मैं 180 यूनिट जो कि बची हुई है फिनिश्ड गुड से, उससे मल्टीप्लाइड कर देता हूं। 3,150 इंटू 180, तो 5,67,000 जो है फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू आ गई। फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू 5,67,000, एक वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब मैं यहां पर आपको बता रहा था कि वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट तो इतनी है। देखो वर्क इन प्रोग्रेस के लिए नेट सेलिंग प्राइस कैसे देखेंगे भाई, जो फिनिश्ड गुड्स की सेलिंग प्राइस है वही तो देखेंगे। आपने वर्क इन प्रोग्रेस में जब एडिशनल कन्वर्जन कॉस्ट ऐड करी तो आप क्या मान के चल रहे हैं कि जब ये फिनिश हो जाएंगी तो इनकी कॉस्ट इतनी बनेगी। तो एक तरह से आपको फिनिश्ड यूनिट्स क्या लेना है, तो फिनिश्ड यूनिट्स की नेट सेलिंग प्राइस मैंने अभी कंप्यूट करी थी। 3,500 में से मैंने 350 10% ब्रोकरेज माइनस करके 3,150 बताया था। तो नेट सेलिंग प्राइस तो 3,150 की हो जाएगी, और तुम्हें 1,30,000 जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो माइनस करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? यानी कि 100 यूनिट्स इंटू 3,150 माइनस 1,30,000, तो ये 1,85,000 आ रही है। तो वर्क इन प्रोग्रेस में लोअर जो है वो 185 है। तो हमें वर्क इन प्रोग्रेस भी पता लग गया। अब मुझे पता करना है कि रॉ मटेरियल को मैं किस पे वैल्यू करूं। तो हमें यह देखना पड़ता है रॉ मटेरियल कहां यूज हो रहे हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट में, और उस फिनिश्ड प्रोडक्ट की कॉस्ट या सेलिंग प्राइस को देखना पड़ता है। जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट ये है और सेलिंग प्राइस ये है, यानी कि नेट सेलिंग प्राइस कम है। और अभी अभी मैंने कहा था अगर नेट सेलिंग प्राइस कम होगी तो फिर रॉ मटेरियल रिप्लेसमेंट कॉस्ट के हिसाब से वैल्यू करे जाएंगे। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट 450 रुपए तुम्हें दी हुई है। तो 52 इंटू 450 करेंगे तो 23,400 पे मुझे रॉ मटेरियल को वैल्यू करना पड़ेगा। अब तुम्हारा आंसर क्या होगा भाई, रॉ मटेरियल को तो आपने 23,400 पे वैल्यू करना है, ये तो हमें पता लग गया। वर्क इन प्रोग्रेस को हमने 1,85,000 पे वैल्यू करना है, ये भी हमें पता लग गया। और फिनिश्ड गुड्स को जो इन दोनों में से छोटी फिगर है 5,67,000 उस पे वैल्यू करना है, तो 5,67,000। अब इन तीनों को मैं ऐड कर देता हूं, वो मेरा आंसर हो जाएगा। इन तीनों को हम ऐड कर देते तो 7,75,400 ये मेरी वैल्यू आ रही है। ये आपका आंसर इसमें होना चाहिए। यस, 7,75,400 आपका आंसर होगा। इज इट क्लियर टू यू? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि तुषार लिमिटेड प्रोवाइड्स यू दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वो कहता है एक डेटर है। पहले तो इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, जो इस क्वेश्चन को पहले मैं समझा दूं कि इसमें अकाउंटिंग ईयर 1/4/2021 से स्टार्ट हो रहा है। अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है, अभी हम देखेंगे। और वो कह रहा है अकाउंटिंग ईयर के खत्म होने के बाद अकाउंट जो फाइनलाइज हो रहे हैं वो 30 सितंबर 2022 को फाइनलाइज हो रहे हैं।
अब वो कहता है कि एक डेटर है, उसके खिलाफ इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग चल रही थी अकाउंटिंग ईयर के एंड तक, और वो अल्टीमेटली इंसॉल्वेंट हो गया इस तारीख से इस तारीख के बीच में। तो तुम्हें मालूम है AS4 डील करता है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स। तो ये जो इवेंट है इसका ताल्लुक बैलेंस शीट की डेट से है। वो इसलिए मैंने कहा था कोई भी ऐसा इवेंट जिसके होने के एहसास हो बैलेंस शीट की डेट को, या जिसके होने के कुछ क्लूज हमारे पास हो, तो उसको एडजस्टिंग इवेंट कहते हैं। तो इसको तो हम एडजस्ट करेंगे। लास्ट क्लास में भी मैंने बात करी थी, कहता है एक थेफ्ट हुई इस साल 1 जनवरी 2022 को, और कहता है कि वो डिटेक्ट हुई 17th। ये पॉइंट नंबर बी है, एक्चुअली पॉइंट नंबर सी ये है, और पॉइंट नंबर डी जो है वो ये है, पॉइंट नंबर ई है ही नहीं। अब वो थेफ्ट हुई कहता है वो डिटेक्ट जो है इस साल हो गई, तो जाहिर है उसको भी एडजस्ट करेंगे, ये भी एडजस्टिंग इवेंट है। अब कहता है एक मेजर प्रोडक्शन प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया फायर से। देखो प्रॉब्लम क्या होती है, वैसे तो मैंने तुम्हें कहा था कि फायर हो जाए अकाउंटिंग ईयर के बाद, कोई अर्थक्वेक आ जाए, तो जनरली ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होते हैं। ये मैंने कहा था, ये मैंने AS4 में भी कहा था। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि अगर इन चीजों से कोई मेजर चीज होती है, कोई मेजर घटना दुर्घटना हो जाती है, जैसे हम मेजर प्रोडक्शन प्लांट हमारा जो है वो फायर से डिस्ट्रॉय हो गया। अब मेजर प्रोडक्शन प्लांट के होने से क्या होता है कि हमारी गोइंग कंसर्न एजम्पशन जो है इनवैलिड हो जाती है। तो इसलिए हमें इसको अकाउंट्स में फाइनलाइजेशन करते वक्त रखना पड़ेगा, यानी कि इसको भी हम इस केस में, वैसे ही नॉन एडजस्टिंग इवेंट लगता है, लेकिन मैंने कहा बिकॉज यहां मेजर प्रोडक्शन प्लांट लिखा हुआ है, तो इसको जब हम अकाउंट्स की फाइनलाइजेशन करेंगे तो अकाउंट में रखेंगे। इज इट क्लियर टू यू? और इसी वजह से, और यही रीजन इसका भी है पॉइंट नंबर डी का, द फैक्ट्री ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज परमानेंटली सील्ड। अब कहता है फैक्ट्री 30 सितंबर 2022 को सील तो हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुई और ये इंडस्ट्री को पॉल्यूट कर रही थी। अब ये पॉल्यूट कर रही थी, अब ये मेजर हादसा है, इससे भी मेरी गोइंग कंसर्न एजम्पशन जो है मैंने कहा इफेक्ट हो रही है। तो जब गोइंग कंसर्न एजम्पशन इफेक्ट होती है तो उसको हमें अकाउंट में लेना पड़ता है। इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा और डी भी होगा। सभी को हमें एडजस्टिंग इवेंट मान करके चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? कहता है एक प्रॉपर्टी है कॉस्टिंग 25 लाख की, वो रेडी फॉर यूज है 1 अप्रैल 2021 को। 1 अप्रैल 2021 को वो रेडी फॉर यूज है। एक प्रॉपर्टी है, कहता है 1 अप्रैल 2021 को वो रेडी फॉर यूज है। अगर कोई आइटम रेडी फॉर यूज है तो डेप्रिसिएशन वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, एक्चुअल डेट ऑफ यूज से कोई मतलब नहीं है। हालांकि तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए उसने लिखा बट दिस प्रॉपर्टी इज एक्चुअली पुट टू यूज ऑन 1 अप्रैल 2022। उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जिस तारीख से प्रॉपर्टी यूज में है, यूज करने लायक है, डेप्रिसिएशन वहां से कंप्यूट होगा। आगे कहता है इट्स एस्टिमेटेड टोटल फिजिकल लाइफ इज 20 ईयर्स। जब मैंने इसको खरीदा था, करेक्ट, तो तब मुझे लगा था इसकी लाइफ 20 साल की है, लेकिन वो कहता है हाउएवर द कंपनी कंसीडर इट लाइकली दैट इट विल सेल द प्रॉपर्टी आफ्टर 10 ईयर्स। लेकिन कंपनी ने खरीदने के बाद कंपनी को लगता है कि हम इसको 10 साल तक अपने पास रखेंगे, तो इसलिए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी लाइफ 10 साल मानी जाएगी। और कहता है एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू 10 साल 10 ईयर्स टाइम है, और जो रेसिडुअल वैल्यू है कहता है वो 5 लाख रुपीस एस्टिमेट करी गई। करेक्ट। अब पहले तो 25 लाख की प्रॉपर्टी है और उसकी लाइफ जो है हमें पता लग गया कि 10 साल की है, और रेसिडुअल वैल्यू 5 लाख की है। तो इसका मतलब जाहिर है कि डेप्रिसिएशन जो हो जाएगा 20 लाख डिवाइडेड बाई 10 2 लाख हो जाएगा। इसका मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर के एंड में 31/3/2022 को पहुंचूंगा तो जो एसेट की कॉस्ट है 25 लाख, उसमें से मैं 2 लाख का डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा। फर्स्ट ईयर के एंड में 2 लाख का डेप्रिसिएशन करूंगा तो 23 लाख इसकी बुक वैल्यू हो जाएगी। जब मैं सेकेंड ईयर 31/3/2023 में आऊंगा तो 23 लाख में से फिर 2 लाख में माइनस करूंगा तो 21 लाख इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू हो जाएगी। थर्ड ईयर 31/3/2024 को खत्म होगा। इस एसेट की वैल्यू 21 लाख से घट के अब 19 लाख की रह जाएगी। उसके बाद मैं फोर्थ ईयर में आ जाऊंगा। फोर्थ ईयर में 19 लाख में से मैं फिर 2 लाख माइनस करूंगा तो वैल्यू 17 लाख की हो जाएगी। अब वो क्या कह रहा है कि फोर्थ ईयर के खत्म होने के बाद
क्वेश्चन में आगे लिखा है कि आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन फॉर 4 years द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी इज असेस्ड एट 8 years। हमें मालूम है कि हमारे हिसाब से तो लाइफ 10 साल की थी, 10 में से 4 साल बीत गए। अगर 4 साल बीत गए तो लाइफ तो 6 साल की बचनी चाहिए, लेकिन कहता है 4th ईयर के बाद हमने इसको रीअसेस करा तो हमें पता लगा कि लाइफ जो है अभी 8 साल की बची हुई है। और ना सिर्फ ये, कहता है रेसिडुअल वैल्यू भी रीअसेस करी गई 9 लाख पर, और कहता है इस दिन हमने प्रॉपर्टी को रीवैल्यू भी करा 80,000 से। इसका मतलब 4th ईयर के खत्म होने के बाद इस एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू तो इतनी है, लेकिन अब यहां एक दो चीजें तुम्हें करनी पड़ेगी। एक तो तुमने रीवैल्यूएशन करा। अब ये जो 17 लाख की चीज है उसने कहा कि 80,000 से बढ़ गई, अपवर्ड रीवैल्यूएशन हो गया, तो 17,80,000 ये अब क्या मानी जाएगी, रिवाइज्ड कॉस्ट मानी जाएगी। और इसमें से तुम रेसिडुअल वैल्यू, अब तुम्हारी जो रिवाइज्ड रेसिडुअल वैल्यू है वो 9 लाख की है, 9 लाख की रेसिडुअल वैल्यू माइनस करोगे, तो इसका मतलब 9 लाख की वैल्यू माइनस करने के बाद ये कितना आ गया जी, 8,80,000। तो 8,80,000। अब ये सब चीजें एडजस्ट करने के बाद ये तुम्हारा डेप्रिशिएबल अमाउंट हो जाएगा। यानी कि 4th ईयर के बाद अब लॉजिकली जो तुम्हारा डेप्रिशिएशन होगा, क्योंकि उसने कहा लाइफ 8 साल की एस्टिमेट करी है, तो डेप्रिशिएशन 1,10,000 का होना चाहिए। यानी कि मैंने तुम्हें बताया कि 4th ईयर में हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू 17 लाख पर आ गई थी, लेकिन अपवर्ड रीवैल्यूएशन की वजह से मेरी कॉस्ट ऑफ 17,80,000 की है। यानी कि जब मेरा 5th ईयर का एंड होगा, अब जब मेरा 5th ईयर का एंड होगा तो मेरी वैल्यू जो है वो 17,80,000 है। एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू अपवर्ड रीवैल्यूएशन की वजह से बढ़ गई। इसको रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं कहा जाता है, इसको रिवाइज्ड कॉस्ट कहा जाएगा। अब 17,80,000 में से 5th ईयर के एंड में तुम 1,10,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, क्योंकि हमने देखा अब 1,10,000 का डेप्रिसिएशन है। तो इस एसेट की वैल्यू, इसका मतलब 5th ईयर के एंड में 16,70,000 की होगी, 16,70,000 की होगी। अब वो क्या कह रहा है कि 6th ईयर से हमने ये डिसाइड करा, क्वेश्चन में आगे कहता है फ्रॉम द 6th ईयर द कंपनी डिसाइड्स टू अडॉप्ट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बाय चार्जिंग 20% डेप्रिसिएशन। अब 6, तुम्हें मालूम है अब डेप्रिसिएशन में जो चेंज लाया जाता है वो रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लाया जाता, वो प्रोस्पेक्टिवली लाया जाता है। तो अब 6th ईयर में, जो 6th ईयर के एंड में जब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो अब रिटर्न डाउन वैल्यू जो है ये है, और इसका 20% जो भी आएगा इतना डेप्रिसिएशन में चार्ज करूंगा। तो 16,70,000 का 20% में कंप्यूट करूं तो वो 3,34,000 आता है। तो 3,34,000 आपके आंसर्स होने चाहिए। तो प्रॉब्लम ये है कि जो इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया नन ऑफ द अबव दिया है, 3,34,000 कहीं लिखा ही नहीं है। बड़ी हैरत की बात है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें भी करेक्ट आंसर्स नहीं दिया जाता। तो खैर एनीवे, तो नन ऑफ द अबव है और हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से भी नन ऑफ द अबव है, लेकिन मेरा कहने का मतलब 3,34,000 का अमाउंट इनको देना चाहिए था। आइए जी, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6। झुनझुनवाला, बड़ा म्यूजिकल नेम है, झुनझुनवाला ग्रुप हैड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विद अ बुक वैल्यू ऑफ 25 लाख ऑन 31st of March 2022। झुनझुनवाला लिमिटेड नाम का झुनझुनवाला ग्रुप जो है 31 मार्च 2022 को कहता है उसका कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू 25 लाख तुम्हें दी हुई है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे कहता है लास्ट ईयर द प्रॉपर्टी वॉज रीवैल्यूड अपवर्ड्स बाय 3 लाख। अब लास्ट ईयर यानी कि 31/3/2022 से पहले, यानी कि 21-22 से पहले लास्ट ईयर इन्होंने कुछ रीवैल्यूएशन करा होगा और रीवैल्यूएशन से वैल्यू 3 लाख से बड़ी होगी, तो इसका रेलिवेंसी क्या होगी? इसकी रेलिवेंसी ये हो गई, और खास तौर से अभी अभी जब मैंने AS10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपलोड करा जिसमें मैंने रीवैल्यूएशन के बारे में भरपूर चर्चा करी थी, मैंने बताया था कि जब भी अपवर्ड रीवैल्यूएशन होता है तो वो अमाउंट कहां चले जाता है? एसेट्स रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में।
तो इस लाइन से तुम्हें यह पता लग गया कि इस एंटिटी के पास एसेट्स रिवैल्यूएशन रिजर्व में 3 लाख रुपए का बैलेंस मौजूद है। इज इट क्लियर टू यू? अब वो क्या कह रहा है, और खैर उसने आगे लिख भी दिया, एंड इंक्रीज ऑफ डेट एसेट वाज रिकॉग्नाइज्ड इन द रीवैल्यूएशन सरप्लस। रीवैल्यूएशन सरप्लस एसेट रिवैल्यूएशन रिजर्व एक ही चीज है। आगे कहते हैं फेयर वैल्यू एज ए रिजल्ट ऑफ रीवैल्यूएशन डन ऑन 31st of March 2022 इज 21 लाख। अब क्या कह रहे हैं, 31st March 2022 को हमने रीवैल्यूएशन कराया तो पता लगा ये प्रॉपर्टी जिसको हमने 25 लाख पे लिखा हुआ है वो 21 लाख पर आ गई उसकी वैल्यू। इसका मतलब करंट ईयर के एंड में जब मैंने रीवैल्यूएशन कराया तो 4 लाख से वैल्यू फॉल हो गई। अब तुम्हें मालूम है कि जब वैल्यू फॉल होती है तो निश्चित रूप से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तो डेबिट करते हैं, ये तो नॉर्मल चीज है। लेकिन मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था अगर आपके एसेट रीवैल्यूएशन रिजर्व में पैसा है तो जितने से भी एसेट की वैल्यू फॉल हुई है पहले आप ARR का यूज करेंगे, उसको ऑफसेट करेंगे ARR के अगेंस्ट, और जो बैलेंस बचेगा वही P&L में ले जाएंगे। यानी कि क्वेश्चन का आंसर है कि P&L अकाउंट में कितना अमाउंट डेबिट करेंगे, 1 लाख। ये आंसर ठीक है। फिर आगे कहता है, आगे जो 7th क्वेश्चन है वो मैंने जब MCQ सीरीज 1 जब मैंने स्टार्टिंग करी थी MCQ सीरीज की तो उसमें जो पहला क्वेश्चन था यही क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको नहीं कराया जा रहा। अब ये है सीरीज 4। एक्चुअली जो सीरीज 4 है ये जो आपका रिसेंट जून 23 के पेपर से ये उसमें से ली गई है, ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक इनके आंसर्स तो कहीं मौजूद है नहीं, आपको मालूम ही है, और आपको मालूम है कि एक ही आदमी इसको सॉल्व कर सकता है। लेकिन जो पहला क्वेश्चन है फॉर्चुनेटली इसको हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। इज इट क्लियर टू यू? जो पहला क्वेश्चन है इसको हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं MCQ सीरीज 1 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लास्ट सेशन में, गुडविल का वही क्वेश्चन है। इज इट क्लियर टू यू? तो ये भी आप कर सकते हैं, ये मैंने लास्ट सेशन में ही आपको करा दिया था क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है ये बताने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, इवन लास्ट सेशन में भी मैंने अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर की बहुत चर्चा करी थी। अमालगमेशन आपको मालूम है AS 14 से गवर्न करता है और बेसिकली इसका ताल्लुक भी परचेजिंग कंपनी की बुक से ही है। AS 14 कहता है परचेजिंग कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग करने से पहले हमें देखना पड़ेगा केस मर्जर का है या नहीं है। मेन चीज है कि कोई केस मर्जर का कब बनता है, ये मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तरह लास्ट सेशन में भी बताया था कि एसेट्स और लायबिलिटी हमें लेने हैं, कैरिंग वैल्यू यानी कि बुक वैल्यू पे लेने हैं। जितनी भी ट्रांसफरर कंपनी का मतलब जो जिस कंपनी को हम टेक ओवर कर रहे हैं, और जो लेने वाली कंपनी होती है उसको ट्रांसफरी कंपनी कहती है। इज इट क्लियर टू यू? तो ट्रांसफरर कंपनी यानी कि सेलिंग कंपनी, वेंडर कंपनी के सारे एसेट और लायबिलिटी लिए जाएंगे, बुक वैल्यू पे लिए जाएंगे, और ट्रांसफरी कंपनी के जितने भी रिजर्व्स होते हैं उनको, उनकी एंटिटी को हमें मेंटेन करना पड़ता है। इसका मतलब उनके जैसे रिजर्व हमें बनाने पड़ते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हम पेमेंट करेंगे, परचेज कंसिडरेशन की जो हम पेमेंट करेंगे, यानी कि ट्रांसफरी कंपनी वेंडर कंपनी को कह लो या ट्रांसफरर कंपनी को जब पेमेंट करेगी तो पेमेंट कैसे करेंगे? वेंडर कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनको इक्विटी शेयर्स ही दिए जा सकते हैं परचेजिंग कंपनी के द्वारा। हालांकि रेयर केसेस में फ्रैक्शनल शेयर्स के लिए कैश दिया जा सकता है, अदरवाइज इक्विटी शेयर को इक्विटी शेयर्स में पेमेंट होनी जरूरी है। लेकिन वेंडर कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको आप किसी में भी पेमेंट कर सकते हो, कैश में भी पेमेंट कर सकते हो, इक्विटी शेयर्स में भी कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर्स में भी कर सकते हो, डिवेंचर्स में भी कर सकते हो, बॉन्ड्स में भी कर सकते हो। ये बड़ी वाइटल कंडीशन है। ये मैंने क्यों बताया, इसी से रिलेटेड यहां एक क्वेश्चन आ गया। वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ये क्वेश्चन वही कर सकते हैं जिन्होंने AS 14 और उसमें भी मर्जर बड़े ध्यान से करा हो। पॉइंट ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केस of amalgamation in the nature of merger as per AS 14 assuming other conditions are satisfied। अदर कंडीशन सब सेटिस्फाई हो चुकी है, इन कंडीशन को देख करके बताओ कि क्या ये सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। ट्रांसफरी कंपनी का मतलब परचेजिंग कंपनी इश्यूड इक्विटी शेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड पेड कैश टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो क्या ये अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। वही तो मैंने अभी बताया कि इक्विटी शेयर को इक्विटी शेयर में पेमेंट होगी और प्रेफरेंस शेयर को तो किसी भी चीज में हो सकती है। तो ठीक है, ये कंडीशन है मर्जर की। दूसरे में कहता है ट्रांसफरी कंपनी इश्यूड इक्विटी शेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर, ये तो खैर है ही। कहता है एंड प्रेफरेंस शेयर
टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और वो मैं अभी अभी बता चुका हूं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैश भी दे सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी दे सकते हैं, ये कंडीशन भी है। फिर कहता है परचेजिंग कंपनी इश्यूड इक्विटी शेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर एंड डिवेंचर्स टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब सारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। इज इट क्लियर टू यू? मैंने कहा कहीं किसी के पास इसके आंसर्स नहीं है, अब से तुम्हारे पास है, क्योंकि 23 का पेपर है, इंस्टीट्यूट ने अभी तक वेबसाइट पे इसको डाला नहीं है, ना आंसर भी नहीं डाले, फुल तो खैर वो डालते नहीं है, नेट आंसर भी अभी तक नहीं डाले हुए। ये वाला जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्लास वाला ही आ गया, जो लास्ट क्लास में मैंने अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज की बताई थी। तो इस क्वेश्चन में आंसर यही होगा कि अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट हमें ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्टैट्यूटरी रिजर्व जो है परचेजिंग कंपनी टेक ओवर करेगी। करेक्ट, ये आपका इसमें आंसर होगा, ये कल वही वाला क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये वही कर सकता है जिसने बहुत ज्यादा डिटेल में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की थ्योरेटिकल पार्ट को करा होगा। वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कैन बी डन इन केस ऑफ कंपनीज, कैन बी डन इन केस ऑफ कंपनीज इनकरिंग लॉसेज ओनली, ये वर्ड लिखा नहीं हुआ है, लिख लेना, ये मिस प्रिंट है यहां पर। पहला तो लाइन, पहले तो पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, पहले तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। वो क्यों है फॉल्स स्टेटमेंट? आपको मालूम है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कोई कंपनी प्रॉफिट्स में हो या कम प्रॉफिट कमा रही हो तो वो भी कर सकती है, तो ऐसा नहीं है कि वही कंपनी करेगी जो लॉसेस में होगी। पॉइंट नंबर 2 में क्या कहता है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या फिर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज आइदर डेबिटेड और क्रेडिटेड when internal reconstruction is carried out either by way of variation of shareholders right under section 48 or alteration of share capital under 61। पहले तो इन दोनों का मतलब ही आपको समझ में नहीं आया होगा। देखो, कई बार जब आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन पढ़ते हैं, मान लेते हैं किसी कंपनी के 5000 प्रेफरेंस शेयर है और एक शेयर 100 रुपए का है, और मान लेते हैं ये 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। करेक्ट, कितने हो गए? 5 लाख हो गए। मान लो कंपनी ने यह कहा कि हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रेट ऑफ डिविडेंड 6% से 10% कर रहे हैं, तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5000, लेकिन उनका एक शेयर जो पहले 100 का था हम 80 का कर रहे हैं, यानी कि 4 लाख का कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स तुम एंट्री लिखते हो टू रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन, जो कि 5000 इंटू 20 हो जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? लेकिन आपने देखा जब मैंने इनका रेट ऑफ डिविडेंड चेंज करा तो इसको बोलते हैं वेरिएशन ऑफ राइट्स। मैंने कहा ना बच्चों को ये भी नहीं पता नहीं होते कई बार, तो ये क्या केस हो गया? ये हो गया वेरिएशन ऑफ राइट। अब मुझे ये बताओ, जो वेरिएशन ऑफ राइट में आपने एंट्री करी, अभी अभी मैंने कहा कि आप रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो है लिख सकते हो। तो क्वेश्चन ने कहा ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल का क्या मतलब है? ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब जैसे इक्विटी शेयर 5000 की और एक शेयर 100 रुपए का है, और हमने कहा जी आपका एक शेयर हम 80 रुपए का कर रहे हैं इक्विटी शेयर के केस पे, यहां तो कोई डिविडेंड वगैरह चेंज नहीं हो रहा ना, ये ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल है। इस केस में भी जो गेन होगा आपको वो आप रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ले जा सकते हैं। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? फिर कहता है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ध्यान से सुने, क्वेश्चन ने बड़ी बारीकी से तुमसे पूछा है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। क्या हमेशा क्रेडिट होता है? हमने कई क्वेश्चंस करे थे जिसमें डेबिट भी हुआ था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ऐसा हो सकता है भाई, जरूरी नहीं है कि हमेशा, इसलिए बच्चे इसको एकदम से इग्नोर देखेंगे नहीं, तो इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं। वैसे आगे कह रहा है व्हेन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज कैरीड आउट बाय वे ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उसको डेबिट भी करना पड़ सकता है। तो ये स्टेटमेंट टेक्निकली ट्रू नहीं है। फिर कहता है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज नाइदर डेबिटेड नॉर क्रेडिटेड व्हेन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज कैरिड आउट, ये तो बिल्कुल ही फॉल्स है। यानी कि इस केस में कौन सी ट्रू है? सिर्फ ये वाली ट्रू। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? आइए जी, आगे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब मैंने तो यहां तुम्हें आंसर दे दिया, नहीं तो मैं तुमसे पूछता
इंटरेस्ट अर्नड ऑन एडवांसेस गिवन टू सप्लायर इज इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। सबको मालूम है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आप बनाते हैं तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज लिखते हैं। आपने किसी सप्लायर को एडवांस दिया हुआ है, सप्लायर को एडवांस दिया हुआ है, करेक्ट। और बिकॉज आपने एडवांस दिया है, एडवांस का पैसा तो आप रिसीव करेंगे, उस सप्लायर से आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ। तो बताओ कहां लिखना चाहिए इंटरेस्ट को? सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैंने क्या वर्ड यूज करा? रिसीव, रिसीव। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? अर्नड लिखा है, रिसीव्ड नहीं लिखा। तो अर्नड का मतलब है कि समथिंग, जैसे कि मान लो मैंने आपसे 1 लाख रुपए का रेंट लेना है, अब 1 साल बीत गया तो मेरा अर्न का मतलब है मेरा राइट तो बन गया आपसे पैसा लेने का, लेकिन अगर आपने पे नहीं करा तो मुझे रिसीव तो नहीं हुआ है ना। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई चीज जब तक रिसीव या पेमेंट नहीं होगी तब तक कैश फ्लो में तो वो आ ही नहीं सकती ना। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत मानी जाएगी। वैसे ये ठीक है अगर यहां वर्ड अर्नड की जगह रिसीव्ड, रिसिप्ट लिखा होता, अगर लिखा होता है इंटरेस्ट रिसीव तो ये ट्रू होती, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। तो आपने देखा ये छोटी सी लाइन ने कितना चेंज कर दिया, तो इसलिए ये क्या माना जाएगा? ये फॉल्स मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी उसका रीजन भी आपको मालूम है। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन एडवांसेस, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अर्न्ड क्या लिखा है? इंटरेस्ट अर्न्ड, रिसीव्ड नहीं लिखा है। वैसे ये ठीक है, जो दिया हुआ है वो ठीक दिया हुआ है। अगर यहां इंटरेस्ट रिसीव्ड दिया होता, इंटरेस्ट सॉरी टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, क्योंकि टीडीएस आपके लिए आउटफ्लो है। पहले तो आपने इंटरेस्ट अर्न करा तो टीडीएस काट करके आप गवर्नमेंट को देंगे ना। अगर ये अर्न की जगह पेड लिखा होता तो फिर ये ठीक था, मुझे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाना पड़ता है इसको, लेकिन यहां फिर से अर्न लिखा है तो इसलिए ये फिर से फॉल्स है। क्योंकि अगर अर्न लिखा है तो मैंने अभी पेड कराई नहीं है या मैंने अर्न कराई नहीं, रिसीव कराई नहीं है। जब तक कोई चीज रिसीव नहीं होगी, जब तक कोई चीज पे नहीं होगी, तब तक तो वो कैश फ्लो में आ ही नहीं सकती ना बाबा। और ये लाइन ठीक है क्योंकि मैंने रेड पेन से लिखी दी, आपको एहसास हो ही गया होगा कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, अब की बार रिसीव्ड लिखा हुआ है, अगेंस्ट डैमेज ऑफ गोडाउन बाय फायर इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, बिल्कुल ठीक है। और इसको आप कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इज इट क्लियर टू यू? फिर अगला जो क्वेश्चन है, अब ये मैंने कहा 23 के, बहुत से बच्चों को क्वेश्चंस आ रहे थे 23 के, क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करा दो, तो ये सारे 23 के ही। फिर कहते हैं आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, देखो ये लाइन वो कह रहा है इनमें से कौन सी लाइन ट्रू नहीं है। तो ये लाइन तो ट्रू है। तुम्हें मालूम है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, अगर कोई आइटम ऐसा होता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का जो कि एक्सीड करता है 1% ऑफ रेवेन्यू का या 1 लाख से, तो हमें उससे सेपरेटली दिखाना पड़ता है हायर फिगर पर। इसमें कोई डाउट नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर कहते हैं फिगर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपल्सरीली राउंडेड ऑफ करी जानी चाहिए अगर हमारी इनकम जो है वो 100 करोड़ से ज्यादा की है या 100 करोड़ है। इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर इससे पहले के लेवल पे अच्छी तरह से करा हुआ है तो। फिर कहते हैं फाइनेंशियल ईयर of a limited company incorporated on 1st January 2003 will end on 31st of March 2023। इसमें भी कोई डाउट नहीं है, जब कोई कंपनी स्टार्ट ही 1st जनवरी को हुई है तो 3 महीने के बाद उसका अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा और वही उसका फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा। फाइनेंशियल ईयर कैन बी लेसर देन 12 months प्रोवाइडेड वी हैव कमेंस्ड द बिजनेस इन दैट फाइनेंशियल ईयर। और पॉइंट नंबर डी में कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड बाय 1 person कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी। मैंने तुमसे बताया कैश फ्लो स्टेटमेंट जब मैंने कराया था अभी हाल ही में, तो मैंने तब भी बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ लेवल 1 एंटरप्राइज को जो है बनाना पड़ता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है इस केस में, तो ये आपका आंसर होगा। लीजिए उसके बाद 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? A company cannot convert the partly paid up equity share into fully paid up share by way of bonus share। अब बोनस इश्यू में मैंने पता नहीं अब तुम लोगों ने खैर इससे पहले के लेवल पे हमसे तो नहीं कराया, लेकिन मैं वैसे बताता हूं जब कोई कंपनी बोनस इश्यू करती है तो बोनस इश्यू 2 तरीके के होते हैं।
एक तो फुल्ली पेड शेयर को कंपनी बोनस इश्यू देती है, या फिर अपने पार्टली पेड ऑफ शेयर को फुल्ली पेड में कन्वर्ट कर सकती है बिना उनसे पैसा मंगाए, तो वो भी बोनस इश्यू हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो कहता है विच इज नॉट ट्रू, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, करेक्ट। फिर कहता है प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम इन केस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एक्चुअली बहुत से लोगों को इसका ठीक ट्रीटमेंट मालूम नहीं है। एक्चुअली इससे पहले के लेवल पे आपने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का चैप्टर करा है। आपको मालूम है कि कई बारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आप प्रीमियम पे वापस करते थे, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को आप डेबिट करते थे। भाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, और फिर अल्टीमेटली प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू कैश आप लिखते थे। लेकिन मेन चीज है कि जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, कई बार क्या होता था कि आपको यह समझा दिया जाता था कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट इसको राइट ऑफ करेंगे। आपको यही पढ़ाया गया है इससे पहले के लेवल पे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और प्रॉब्लम यह है कि अभी भी इससे पहले के लेवल पर, यानी कि ग्रुप 1-2 में बच्चों को अभी भी यही पढ़ाया जा रहा है कि हाँ भाई प्रीमियम और रिडम्पशन होगा तो उसको सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट एडजस्ट करना है। पहले तो ये नीचे लाइन क्या लिखी है, वो कहता है प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम in case of prescribed company whose financial statement comply with the accounting standard as prescribed for such class of companies under section 133। देखो अंडर सेक्शन 133 में डेफिनेटली कुछ क्लास ऑफ कंपनीज हैं जहां यह कहा गया है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं करा जा सकता। यह कहा गया है। पहले तो यह स्टेटमेंट भी ट्रू है, लेकिन मैं पूरा आपको प्रोविजन ये बता रहा हूं कि बहुत सी कंपनीज, करेक्ट, उनको ये अलाउड है। अब ये अलाउड है, यानी कि अगर मैं सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट पहले तो एडजस्ट नहीं करूंगा, तो मैं किसके अगेंस्ट एडजस्ट करूंगा? मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एडजस्ट करूंगा। मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अगेंस्ट एडजस्ट करूंगा। वैसे आजकल हम इसी रूल को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि हम का मतलब से मेरा मतलब यह है कि अधिकतर प्रैक्टिकल लाइफ में ये वाला रूल फॉलो हो रहा है। इसका मतलब है कि बेसिकली प्रीमियम और रिडम्पशन को अब हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ही एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आजकल 99.99% जितनी भी कंपनीज होती हैं वो कंप्लाई करती हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। हालांकि कुछ कंपनी जिनकी कंप्लाई नहीं करती, तो उस केस में आप सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट उसको राइट ऑफ कर सकते हो। इज इट क्लियर टू यू? तो सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट नहीं करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के करोगे। खैर, पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस क्वेश्चन में पहले क्या लिखा हुआ है? इस क्वेश्चन में तो यह लिखा है कि भाई प्रीमियम पेएबल को कुछ कंपनीज के केस में हम एडजस्ट नहीं कर सकते, कुछ कंपनीज के केस में हम एडजस्ट नहीं कर सकते। तो वो पहले तो करेक्ट स्टेटमेंट है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसमें अब आगे कहता है, और क्वेश्चन की जो डिमांड थी, इस क्वेश्चन की तो डिमांड वैसे ये थी कि कौन सी स्टेटमेंट नॉट ट्रू है। तो अभी तक तो हमने जो दो पढ़ी, दोनों की दोनों जो हैं इस केस में ट्रू नजर आई हैं। थर्ड में कहता है बैंक डिपॉजिट्स विद मोर देन 12 मंथ्स मैच्योरिटी appear under the subhead cash and cash equivalents। तो ये नॉट ट्रू है, करेक्ट, ये नॉट ट्रू है, क्योंकि मोर देन 12 मंथ्स है ना, नॉट ट्रू, ये नॉट ट्रू है। और ये भी ट्रू है, मिनिमम टाइम गैप पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन एंड द डेट ऑफ एक्सरसाइज। तो गाइडेंस नोट भी ये कहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 1 ईयर का गैप एटलीस्ट देना चाहिए एम्प्लॉइज को, तो ये ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसमें कंफ्यूज करने वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। वो कहता है कौन सा नॉट ट्रू है? अ कंपनी कैन नॉट पे डिविडेंड ऑन कॉल्स इन एडवांस। चलो ये तो हमें ठीक है, ये तो ट्रू है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं नॉट ट्रू। एक कह रहा है अ कंपनी कैन डिक्लेयर
एंड डिस्ट्रीब्यूट फाइनल डिविडेंड इन द इवेंट ऑफ लॉस इन फाइनेंशियल ईयर। यस, इट इज पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसे केस में कंपनी को अपने एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। लॉसेस के केस में भी आप डिविडेंड दे सकते हैं, करेक्ट। तो ये गाइडेंस नोट भी कहता है। तो लेकिन पॉइंट ये है कि उस केस में आपको अपने एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये फॉल्स है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। फिर कहता है सी में कि अगर किसी कंपनी के पास प्रॉफिट कम है या प्रॉफिट है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट किसी फाइनेंशियल ईयर में, और कंपनी उस केस में डिविडेंड अगर डिक्लेयर करना चाहती है आउट ऑफ सरप्लस, तो उस केस में कहता है कि कुछ कंडीशंस हैं जो कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स रूल 2014 में दी गई हैं। कहता है नॉट टू बी फुलफिल्ड। ये गलत स्टेटमेंट है। अगर किसी कंपनी के पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या प्रॉफिट कम है, तो उस केस में एक्ट में 2014, वैसे अब तो 2019 भी आ गया, मैं वैसे कहता हूं 2014 में जो डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल है रिजर्व्स का, डिविडेंड पेमेंट रूल, तो उसमें कुछ 4 कंडीशंस होती हैं। वो एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम इससे पहले के लेवल पे बताते हैं। अब यहां पर अगर मैं बताऊंगा भी तो उसका कुछ यूज नहीं है, करेक्ट। तो बस इतना समझ लेते हैं कि उसकी उन कंडीशन को सेटिस्फाई करना फिर लाजमी होता है, लेकिन यहां कह रहा है कि नीड नॉट फुलफिल्ड, तो ये स्टेटमेंट नॉट ट्रू है। तो यही आपका आंसर भी होगा। आगे डी में कहता है अ कंपनी कैन डिक्लेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट इंटरिम डिविडेंड इन द इवेंट ऑफ एनी लॉस इन फाइनेंशियल ईयर। यस, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। इसमें भी लेकिन क्या है कि उस केस में कंपनी को अपने एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स इस्तेमाल करेगी पास्ट में। इज इट क्लियर टू यू? और उसमें कुछ और कंडीशंस भी होती हैं, करेक्ट। अब वो सारी कंडीशंस मैंने कहा इस सेशन इसमें नहीं बताई जा सकती, क्योंकि वो हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर कराते हैं खासतौर से इससे पहले वाले लेवल पर आपके, तो उसमें ही हम डिटेल में बता पाते हैं, क्योंकि अभी उसमें डिटेल में बताऊंगा तो न्यूमेरिकली उनको कराना पॉसिबल नहीं होता है। खैर, तो ये थे आपके 23 तक के भी पेपर। इसके साथ ही फिर मैंने ये 4 सेट रखे थे MCQ सीरीज के, तो ये चारों सेट आप मैंने कर दिया। आज के दिन मैंने 3rd और 4th दोनों सेट आपका करा दिया है, और उम्मीद है एक्चुअली हम जिस तरीके से आपकी फीडबैक एक्सपेक्ट करते हैं, कई बार ऐसा लगता है वैसे आ नहीं रही है, ये बड़ा अफसोस होता है। तो खैर एनीवे, नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे, अब मैं बार बार हमेशा ये कहता था कि नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे। अब फिलहाल नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये चर्चा तो मैं नेक्स्ट सेशन पर ही पता लगेगी। हालांकि अपनी तरफ से हमने आपको जितना पॉसिबल, जिसको आप कह सकते हैं, एक बच्चे ने बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखा था एंडलेस एफर्ट, बहुत अच्छा मुझे उसका कमेंट लगा। एंडलेस एफर्ट से हमने करे अपनी तरफ से। इज इट क्लियर टू यू? तो उम्मीद है कि इन सारी चीजों को करने के बाद एटलीस्ट आप में से काफी लोगों को काफी हद तक सेटिस्फैक्शन, कॉन्फिडेंस इस बात का मिला होगा कि यू कैन चेकल एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस नाउ, करेक्ट। तो वी आर ईगर of course and quite keen and curious to know your feedbacks regarding that, and on such count, जैसे कि हम कहते हैं, we are taking now bye of you.